लोग ना दूसरों के पीएनएल देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट दिखाओ, बट मैं आपसे पूछता हूँ कि उस तरह से मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है या कंसिस्टेंसी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सिखाया जाता है कि एक बार प्राइस कहीं से नीचे गया, वहां से ऊपर आ गया, रिजेक्शन आया, वो सपोर्ट बन गया। दूसरी बार फिर वहीं से रिजेक्शन आया, तीसरी बार आपको वहां बाय कर लेना। हमारे कोर्स का मेन पार्ट है कि ऐसा तो नहीं है प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है। दैट मीन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बायर का इन्विटेशन। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो सब में होने चाहिए? अगर मैक्सिमम लोग बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब कोई सेल कर रहा है उसको। और सपोर्ट के नीचे जहां पे वो स्टॉप लॉस लगा रहे, हो सकता है उसी स्टॉप लॉस ऑर्डर पे स्मार्ट मनी बाय कर ले। इस साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्यों है, वहां पे आपका इन्विटेशन कैसे आ सकता है ना, प्राइस वहीं पे चलता रहेगा। या फिर रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है तो वहां पे कौन आएगा, रेजिस्टेंस पे सेल करने वालों का स्टॉप लॉस कहां पे। तो मेन जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो यही। डेटा भी है कि ऑप्शन बायर ज्यादा लॉस में है, तो मैं आपसे पूछता जाता हूँ ऑप्शन बाइंग फिर बना क्यों? ट्रेडिंग कोई रातों रात फैक्ट्री नहीं है सर कि आप फैक्ट्री लगा के पैसे कमा के अमीर हो जाओगे। ये धीरे धीरे चीजें वर्क करती हैं। मतलब आप खेत में फसल लगाते हो, बीज बोते हो, तो आपका कंट्रोल नहीं है ना कि मौसम कब खराब होगा, पानी कब आए। तो ट्रेडिंग में भी आपको आप बीज तो बो देते हो, स्किल पे काम करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। किसी को 15 दिन, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। जो साइकोलॉजी मैंने क्रैक करी है, मुझे लग गए 13 साल क्रैक करने में। क्योंकि चार्ट पे कोर्सेज भी बहुत सारे किए हुए, कम से कम 70 कोर्स रखे हैं। एक कोर्स मैंने 2 बार भी किया हुआ है। भाई साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्योंकि जब आपके डाउट्स आते हैं तब समझ में आता है कि सामने वाले के पास है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी को बड़ा लॉस मान लो हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? तो मैं कहता हूँ कि मेन है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, उसमें लिक्विडिटी साइकोलॉजी समझ ली, तो पूरा वर्ल्ड मार्केट में आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। तो उसके अलावा कुछ सीखने जैसा है ही नहीं। जब आपको ये पता चल गया कि 93% लोग कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, और 3% लोग अपने ट्रेड कहाँ बना रहे हैं, तो उसके अलावा क्या रह गया? एक प्रॉफिट में, एक लॉस में। आज ट्रेडिंग सबकी पहली पसंद हो गई है भैया। पैसे कमाने के मामले में सबको ट्रेडिंग करना है, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग को सीखना। ये कई बार आपने भी सुना होगा। तो आज हम एक ऐसे ही मेंटोर, एक ऐसे ही टीचर के साथ बैठे हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो उनसे हमने बहुत सारी बातें आज डिस्कस करी हैं कि ट्रेडिंग में क्या गलतियां करते हैं लोग, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना तजुर्बा उन्होंने बहुत डिटेल में हमें शेयर किया है। सो हमारे साथ हैं आज मेहुल जी। मेहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है पॉडकास्ट में। थैंक यू जी आपका आने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग तो आप सिखाते हो, बिल्कुल। तो लोग ना अक्सर मैं देखता हूँ कि ट्रेडिंग सिखाते हैं, सीखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कमा करके जो लोग पैसा घर लेकर के जाएं ट्रेडिंग करके, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ? आज ट्रेडिंग किया, पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, कल वापस से सारा प्रॉफिट मार्केट में ही चला गया, तो प्रॉफिट्स घर लेके गए क्या? कुछ नहीं लेके गए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग सिखाते हो या पैसा घर ले जाना भी सिखाते हो? सर, जब भी मेरे पास कोई सीखने आता है ना, तो मेरा क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ क्या बनने आए हो? तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि ट्रेडर बनने आए हैं। आप रील्स में देखते हो मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तुम यहाँ क्या बनने आए हो, ट्रेडर। लेकिन सर उनको मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ ट्रेडर बनने नहीं आए, आप एनालिस्ट बनने आए हो। ट्रेडर बनने से पहले आपको एनालिस्ट बनना है, मार्केट को एनालाइज करना है, डिसिप्लिन पे काम करना है। जब तक आप स्किल पे काम नहीं करोगे तब तक प्रॉफिटेबल तो बन ही नहीं सकते सर। तो हमारे पास से जो सीख के जाते हैं वो एनालिस्ट बनते हैं पहले, उसके बाद घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, फिर छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करते 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 बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं। फिर वो पैसा घर ले जाना सीख जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, जिन्होंने अपने लॉसेस रिकवर किए हैं सर। और कई ऐसे हैं, सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जाते ही आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। अगर आप ब्रेक इवन पे भी हो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो भी प्रॉफिटेबल ही हो आप एक तरीके से। अच्छा मेहुल जी, एक बात बताइए, आप ये अभी जो सिखाते हैं, ये टीचिंग में कैसे आए आप? बस कोई मन नहीं था, गलती से इस प्रोफेशन में आया हूँ। देखता था यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कि जिनको कुछ नहीं आता वो भी वही स्ट्रैटेजी फार्मूला अपना सिखा रहे हैं, लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। तो मेरे आसपास के लोग बोलते थे यार मुझे सिखा दे, मुझे सिखा दे। तो मैंने कहा यार जो चीज़ें 15 साल में सीखी हैं, है ना, साइकोलॉजी क्रैक करी है, वो किसी को सिखानी ही क्यों है, और क्यों सिखाऊं 1-2 लाख रुपए लेके। तो फिर पता नहीं क्या मन में आया, जो सेटअप में जहाँ पे ट्रेडिंग करता था तो वो थोड़ा सा चलता फिरता रोड था, तो वहाँ एक बोर्ड लगा दिया बाहर, है ना, जो भी चीज़ें सिखाता था। तो 2-3 स्टूडेंट आ गए उसको देख के, तो जर्नी स्टार्ट हो गई, चलो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर लोकल लेवल पे मैं कहा चलो यार ऐड रन कर देते हैं, पढ़ा रहे हैं तो, है ना। तो ऐड रन किया तो मुझे लगा रोहतक से ही लोग आएंगे, बाहर से कोई कैसे आएगा। रोहतक में ऐड रन किया, फिर एक यूट्यूबर आए इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा यार आपको ऐसा क्यों लगता है कि रोहतक से ही लोग आएंगे, पूरे इंडिया से आ सकते हैं। मुझे लगा यार मैं तो नहीं मानता।
तो वो शूट हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं लोग। सब कुछ इतना बड़ा लॉस होने के बाद, कोशिश करने के बाद भी आप क्रैक नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं हुआ कि यार अब रुक जाओ, अब कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे इस सीट पे बैठने का हक भी तभी है जब मुझे पूरा आता है। कम से कम जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं, जो भी लोग सीखने आते हैं, जो गलत सीख के आए, उनके आंसर्स तो हैं मेरे पास। और कुछ ऐसा माँ सरस्वती ने दिया है, माता रानी के आशीर्वाद से कुछ ऐसा क्रैक किया है जिसके बाद कोई और कोर्स नहीं करना पड़ेगा उनको। तो वो जर्नी मतलब बिना सोचे समझे शुरू हुई, रैंडमली, गलती से हो गई कहो तो वो आगे बढ़ती चली, और मेरे को 2-3 साल ही हुए हैं सर पढ़ाते हुए। आप खुद कैसे आए ट्रेडिंग में? बस किसी को देख के आ गया सर। एक फ्रेंड घर पे आया हुआ था, हाँ। 2008 की बात होगी, है ना? मैं भिलाई में था उस टाइम पे। तो उस टाइम टीवी पे वॉच कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? मेरी वहाँ पे शॉप थी, तो वो गोल्ड में ट्रेड करता था। हम्म, तो वो कैसे होती है, तो उसने थोड़ा वो समझाया। अब वो तो चला गया 5-10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो उसके बाद कहीं न अगर आप जुड़े होते हो फाइनेंस से, तो वो खींचता है आपको अपनी तरफ। हम्म, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, टीवी देखना शुरू किया। हम्म, फिर उसके बाद मैंने लेडजिंग में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। तो शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर एक बार सिल्वर में लॉस लग गया बहुत मोटा। ओके, हाँ जी। ओके। तो लॉस लगने के बाद? लॉस लगने के बाद सर पैसे खत्म। हम्म, उसके बाद समझ आया कि यार ये तो बिना सीखे अपन नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर मेरा एक अभी फ्रेंड है, एज ए गुरु लगा लो आप। हम्म, तो उनसे मेरी मुलाकात याहू पे हुई थी उन दिनों, है ना, चैट रूम में। तो रैंडमली मैंने उनको मैसेज किया और बताया कि ऐसे ऐसे लॉस वॉस लग गया है। तो बोले, यार मेहुल ऐसे तो नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार चार्ट वार्ट सीख लो, कोई कोर्स करो, उसके बाद आप एनालाइज करके ट्रेड लो। एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपके पास। ठीक तो है। ट्रेडिंग में जब हम लॉस कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि सीख के करना है। तो अभी की सिचुएशन क्या है कि आप ट्रेडिंग करते भी हैं या बिल्कुल सिर्फ ट्रेडिंग, सिखाते हैं? नहीं बिल्कुल ट्रेडिंग करता हूँ सर। किस चीज़ में करते हैं? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जनरली मैंने भी देखा है कि सिल्वर में ट्रेड करता हूँ, या सिर्फ निफ्टी कर रहा हूँ, या बैंक निफ्टी कर रहा हूँ, या ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल मानता हूँ कि मैंने किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग करनी है जहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो मेरे को मतलब ट्रेड से मैरी नहीं करनी, शादी नहीं करनी चाहिए एक ट्रेड से। जहाँ पे आपको लगता है कि यार ट्रेड बन सकता है, पैसा बनेगा, वो ट्रेड लेना चाहिए। मतलब एज ए गर्लफ्रेंड ट्रीट करो आप। शादी करने के बाद आप गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, है ना? तो मैक्सिमम लोगों की मिस्टेक होती है ये कि मैंने मोस्टली देखा है लोगों को कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो क्योंकि निफ्टी प्रीमियम करते हैं वो निफ्टी ही करते हैं, हाँ, बैंक निफ्टी नहीं करते हैं, उसका बैंक रीजन निफ्टी भी करते है। हैं, हाँ। पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली थी, अब मंथली हो गई है, तो प्रीमियम महंगा हो गया। तो बैंक निफ्टी वाला जो ट्रेडर है वो शिफ्ट हो गया निफ्टी में। उसको लगता है कि यार 5-10 हज़ार रुपए हैं, तो फिर बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो वो निफ्टी में लगे रहते हैं। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी वीकली है तो प्रीमियम बहुत जल्दी गलते हैं उसके। लेकिन साथ ये भी तो होता है कि हर ट्रेडिंग एसेट का बिहेवियर अलग अलग होता है। निफ्टी का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, कमोडिटी का अलग है, क्रिप्टो या फॉरेक्स उनका अलग बिहेवियर होगा। सर उसी के लिए तो आपको चार्ट सीखने हैं। अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, अलग अलग है, तो वो आपको चार्ट पे क्लियरली दिखाई देता है। सबके चार्ट के बिहेवियर अगर अलग हैं तो एक्सपीरियंस भी तो सबका अलग अलग लेना होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। जापानीज नहीं? ने चार्ट्स बनाए थे। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का, किसी भी कंपनी का चार्ट निकालोगे तो वो दिखता सेम तरीके से ही है। तो अगर आप उसके पीछे की साइकोलॉजी और बिहेवियर समझोगे तो चार्ट आपसे बातें करता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। और मेन पार्ट एक्चुअली क्या होता है, हम साइकोलॉजी को नहीं समझते। जो मेरी टीचिंग का मेन पार्ट है वो 80-90% साइकोलॉजी ही है। एक्सप्लेन कीजिए इसको, साइकोलॉजी। एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक आप शुरू में एंटर करते हो तो बिगिनर ट्रेडर को क्या सिखाया जाता है कि आप चार्ट पैटर्न सीखो, सपोर्ट डिस्टेंस सीखो। बुक्स लोगों ने छाप रखी हैं अपनी, है ना, कि आप बिगिनर हो तो चार्ट पैटर्न सीखो, आप स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। मोस्टली ट्रेडर जो हैं वो 90-95% लोग, 90-95% लोग जो हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्राइस एक्शन लाखों लोगों को दिख रहा है। मान लो एक चार्ट पैटर्न है बियरिश, आप उसको हाई पे देख के सेल करना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका हाई पे सेल करना लिक्विडिटी बन गया स्मार्ट मनी के लिए। ओके। तो एक ही प्राइस पे बहुत सारे लोगों का बाय सेल करना, वो लिक्विडिटी बन जाता है। तो उस प्राइस एक्शन में आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि रियल मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हैं लोगों के। देखो सर, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी कि 93% लोग लॉस में हैं। तो इतना तो क्लियर है कि वो कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। सब कुछ सीखने के बाद भी लॉस क्यों है? अभी मैं कॉमन मिस्टेक जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए, अभी आपने बोला स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी बन जाता है। जी। एक तो लिक्विडिटी बन जाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा स्मार्ट मनी
वेल्स की आप बात कर रहे हैं, उसको भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखो सर, BIS की रिपोर्ट कहती है कि 95% वॉल्यूम जो है ना वो बिग प्लेयर्स का है। मान के चलो अनाज मंडी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई अनाज मंडी है और वहाँ पे आज 1 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हुई है ना? तो उसमें से 95,000 करोड़ की जो ट्रेडिंग है वो बिग प्लेयर करते हैं। अब आपने जो प्राइस एक्शन सीखा है, हाई पे सेल करना, लो पे बाय करना, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, वो बहुत लोगों ने सीख रखा है। तो अगर सपोर्ट पे प्राइस चल रहा है तो किसको इन्वाइट करेगा? उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो वहाँ पे बायर्स ही इन्वाइटेड हैं। लोग पढ़ाते भी हैं कि एक बार सपोर्ट ले लिया, 2 बार ले लिया, तीसरी बार में आपको बाय करना है। तो अब अगर ऑपरेटर ने या स्मार्ट मनी ने, बिग प्लेयर ने वहाँ पे सेल करना है तो इजीली कर सकता है। तो जो चीज़ें आप सीख के आए हो, ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते, उनकी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन वो वर्क भी इसलिए करते ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे कि जो आपने सीखा है वो सही है। दरअसल वो आप चाहते हैं, बड़े स्मार्ट मनी वाले, कि आप यही सीखें और यही करें और यही आपको करें। इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको इस्तेमाल किया जाता है। मेन जो चैप्टर है वो स्टॉप लॉस हंटिंग का है, क्योंकि अगर मार्केट को मैक्सिमम लोगों को लॉस देना है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, वो स्टॉप लॉस के जरिए। और जो बिग प्लेयर हैं उनका मेन, अब उनको आपकी एंट्री से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, वो आपको एग्जिट करना जानते हैं कि उन्होंने आपको निकालना कहाँ पे है। ओके, हाँ जी, मतलब आपका पैसा मार्केट में डलवाना कहाँ है? डलवाना कहाँ, मतलब लॉस कहाँ बुक करवाना है आपको। ओके, वो इस कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस भी हंट कर लेते हैं, है ना? आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो उसी स्टॉप लॉस ऑर्डर पे उन्होंने बाय कर लिया, उसी स्टॉप लॉस ऑर्डर पे उन्होंने सेल कर दिया। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर उनको दिखता थोड़ी है। सर बिल्कुल दिखता है। कैसे? उनको इतना तो पता है ना कि कहाँ पे क्या आप सेल, हाई पे लोग क्या करने आते हैं, सेल करने अच्छा, आते हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट पता है कि ये Concept। कॉन्सेप्ट लोगों ने सीख रखा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिल्कुल। एक्चुअली BIS की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो रिटेलर्स हैं वो बहुत ईजी टारगेट हैं। अब मैक्सिमम जो लोग हैं अगर हाई पे सेल करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? हाई से ऊपर। लो पे बाय करते हैं तो लो से नीचे लगाएंगे। इससे ऊपर की सोच ही नहीं है सर उनकी। इससे ऊपर की सोच क्या है? इससे ऊपर की सोच ये है कि स्मार्ट मनी सोचता कैसे है, वो कहाँ ट्रेड लेता है, उसके फुटप्रिंट कहाँ है चार्ट पे। लेकिन कोई भी यही करेगा, हाई पे अगर लिया है तो उससे ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगाएगा, लो पे लिया है तो लॉस थोड़ा नीचे लगाएगा। सर देखो, 1990 से यही चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम आया है तो ये चीज़ें और स्प्रेड हो गई हैं। पहले आपने सिखा वर्क रही है? करती थी। नहीं, मैं, मेरे कोर्स का तो पार्ट है हाँ, कि क्योंकि मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, बायर और सेलर के बारे में, लॉस और प्रॉफिट के बारे में। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो 2 ही बटन है, बाय और सेल। कोई सट्टे का नंबर तो नहीं है, 100 में से 1 खुल सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले रात को सोचो बैठ के कि इतना बड़ा नंबर लॉस में क्यों है, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी। ठीक है। तो हम 93% और 3% लोगों के बारे में बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कि थिंक अबाउट 93% लोग जो लॉस में हैं, और जो प्रॉफिट में है वो क्या क्या देख के ट्रेड लेते हैं, वो कैसे आपका यूज़ करते हैं, कहाँ आप ऑर्डर लगाते हो, कहाँ आप स्टॉप लॉस लगाते हो। और मैक्सिमम जो यूट्यूब पे या कोर्सेज में सिखाया जाता है वो यही है, या तो सपोर्ट पे बाय करना सिखाया जाता है, कभी कभी वर्क भी करता है। और जैपनीज ने भी अगर पैटर्न बनाए थे तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हाई पे आपको बाय करना है बुलिश पैटर्न देख के। इसका हाई मतलब, पे आपको बाय करना है। हाँ, वो भी यही कहते हैं कि हाई पे आपको सेल करना है। देखो सर, प्राइस ऑलरेडी हाई पे चल रहा है या लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो आपको लगेगा कि इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, अब तो नीचे जाना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है कि हम मार्केट का रिवर्सल चाहते हैं कि ऊपर बेच दें और नीचे बॉटम पे बाय कर लें। तो वो बीच का पार्ट जो ट्रेडर सोचता है ना कि जो लोग फिश खाते हैं उनको ऊपर का पार्ट भी कट करना पड़ता है, नीचे वाला भी। तो मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो ये हाई पे सेल और लो पे बाय वाली साइकोलॉजी से निकलना पड़ेगा आपको सर। तो आप लो पे बाय नहीं कहते या हाई पे सेल नहीं ऐसा कहते? कुछ नहीं है। अगर हमारा सेटअप बन रहा है लो पे बाय का या सपोर्ट पे बाय का, बहुत रैंडम बनता है जो कि, तो हम करते हैं। हाई पे सेलिंग के ट्रेड भी बनते हैं, लेकिन मतलब जो चीज़ें फिक्स हैं स्टॉक मार्केट में आपने सीख ली, कोई फॉर्मूला स्ट्रेटजी बेस्ड मार्केट नहीं चलता हमेशा। आपको एकदम फ्लक्चुएट, मतलब एक कंफर्ट जोन में आप नहीं रह सकते मार्केट में, है ना। तो एनालिस्ट कौन है असली? असली तो जो मैं थोड़ी देर बाद अपनी बात को बदल दे कि नहीं ऊपर नहीं नीचे जाएगा है। हाँ, मार्केट एक जैसा कभी नहीं चलता, अपना प्राइस एक्शन बदलता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ट आज निफ्टी या बैंक निफ्टी का बना है वो शायद पहले कभी किसी स्क्रिप्ट में बना ही ना हो, ना कभी आगे बने। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी जानते हो तो आपको डेप्थ पता है मार्केट की कि मुझे एक्चुअल में कहाँ ट्रेड लेना है। और हमेशा 93% लोगों के बारे में सोचना है कि शायद उनका ट्रेड तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। जी, 93% लोगों के बारे में सोचना है कि उनका ट्रेड तो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। हाँ,
या फिर इस प्राइस पे वो क्या कर रहे हैं, कोई सपोर्ट कोई पे क्या एग्जांपल करना दे सकते हो इस चाहते पे? हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैक्सिमम सर हाई और लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही सब लोग फंसे हुए हैं, इसके हाँ। बाहर की सोच ही नहीं है। और स्टॉप लॉस मेन, तो हम्म आपने एग्जाम्पल की बात की है, हम्म, तो अगर कोई लो पे बाय करता है तो उसका स्टॉप लॉस लो से नीचे फिल कर देता है वो, है ना, ठीक है। या फिर प्रीवियस डे का लो, या फिर नियर बाय कोई सपोर्ट है हम्म उसके नीचे लगा देता है। हम्म तो वो जो स्टॉप लॉस है वो लिक्विडिटी है स्मार्ट मनी के लिए, वो एक तरह का ऑर्डर है। ठीक है। ठीक है। तो आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा लॉस कब और कैसे बुक किया? स्टार्टिंग में तो प्रॉफिटेबल रहा, गलती से लगा लो, या फिर प्रॉफिट हजम करने की ताकत थी। हम्म वैसे मैं बोलता भी हूँ कि लॉस को हजम करने की ताकत भगवान ने सबको दी है, लेकिन प्रॉफिट लोग हजम नहीं कर पाते, हम्म है ना। तो प्रॉफिट शुरू में से डर लगता है। प्रॉफिट में डर लगता है। हाँ। और दूसरा क्या होता है, जैसे ही आपने ट्रेड लिया और प्रॉफिटेबल मतलब दिख रहा है स्क्रीन पे कि 2000 बच गया, 5000 बच गया, तो जैसे ही वो माइनस में आना शुरू होता है, मतलब 5000 का 4500 रह गया, हम्म तो सबसे पहले लोग उसको अपना मान लेते हैं कि ये 5000 मेरा है। प्रॉब्लम इज दैट कि जब तक आप उसको बुक नहीं करोगे, आपकी वाली बात जो आपने शुरू में बोली थी, पैसा घर लेके जाना है, आपने प्रॉफिट बुक करके आज का डे क्लोज और ट्रेड नहीं करना, हम्म ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो शुरू में तो प्रॉफिट हुआ 2008-9 में 5-6 लाख रुपए कमा लिए धीरे धीरे करके। उसके बाद पता नहीं था तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली, सिल्वर शॉर्ट कर दी, तो वन साइडेड सिल्वर चल पड़ी, तो लगभग 12-15 लाख रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद तो कैपिटल था ही नहीं, तो उसके बाद ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। ओके उसके बाद जो है वो जर्नी स्टार्ट होती है लगभग 2011 में चार्ट रीडिंग की। ओके हाँ ओके। तो उसे सीखा क्या आपने उस घटना से? सर, उस घटना से सबसे पहले ये सीखा कि आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। आपको लगता है कि कोई 100 लॉट मार लो, आप 50 लॉट मार लो, वो गेम नहीं है। हम्म वैसे तो सारा खेल पोजीशन साइजिंग का ही है, हम्म लेकिन अगर आपने पहले स्किल पे काम किया और सीख लिया, हम्म मतलब शुरुआत में आप 1 लॉट 2 लॉट से शुरू करो, है ना। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअल होता क्या है, 1 लाख रुपए कैपिटल है, पहला ट्रेड लिया, ऐसा लगा दिया 20,000 रुपए का, हम्म अगला ट्रेड लिया, फिर ऐसा लगा दिया 15,000 का, लॉस बुक कर लिया, हम्म फिर 20,000 का ऐसा चला गया, अब 50-60,000 पे चले गए, आपके आधे पैसे चले गए। तो अब शुरू होता है डर का खेल। हम्म आप सोचते हो रिकवर करने की, लेकिन रिकवर नहीं होते, वो धीरे 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 आपका कैपिटल जीरो हो जाता है। ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कैपिटल का मैक्सिमम जो ट्रेड लेते हो 1-2% से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, उसमें आपके पास कम से कम 70-80 ट्रेड तो हैं लॉस करने के लिए। तो उस जर्नी में ऐसा तो नहीं है कि आप जितने ट्रेड लोगे सब लॉस में जाएंगे। नहीं। तो जो मिस्टेक करोगे उससे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। अच्छा, ट्रेडिंग में हम लोग चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। मतलब कैंडल्स देखते हैं। हम्म, ये कैंडल्स के जरिए हम सपोर्ट प्रेडिक्ट करते हैं, बिल्कुल। रेसिस्टेंस प्रेडिक्ट करते हैं। करेक्ट है। कैंडल स्टिक देखने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? सर देखो, रटा रटाया ज्ञान है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जैपनीज ने बनाए थे, तो सबने बोल दिया इन्वर्टेड हैमर देख के सेल करना है, हैमर देख के बाय करना है, हम्म और हाई पे ही देखना है इन्वर्टेड हैमर को। हम्म और कोई इंस्टीट्यूट नहीं बोलता, कोई नहीं पढ़ाता कि हाई पे आपको हैमर देख के बाय करना है। तो अब जब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझोगे तो उसमें आपको रिजेक्शन दिखेगा कि प्राइस नीचे से ऊपर आया है, बायर लेके आए हैं हैमर में। तो उस प्राइस एक्शन को अगर आपने समझ लिया, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी को समझ लिया, तो चार्ट पैटर्न को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि आपको बोला गया है कि बस ये फोटो दिखा देते हैं कि ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये बेयरिश इंगल्फिंग है, लेकिन उसके पीछे ऐसा लॉजिक क्या है, ऐसा क्या जादू है बुलिश इंगल्फिंग में कि उसको देख के दुनिया बाय करना शुरू कर देती है। उसको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ अगर आप समझाना आपने चाहेंगे? उसके पीछे की सॉरी कुछ आप यहाँ समझाना चाहेंगे? हाँ, मैं समझाना चाहता हूँ। मान के चलो कि बुलिश पैटर्न को बोला जाता है कि बॉटम पे बाय करना है देख के, तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो ऊपर से नीचे कौन लेके आता है मार्केट को? सेलर। ठीक है। तो आप चाहते हो मार्केट का रिवर्सल, तो बगल से ये कैंडल शुरू होती है जिसमें बायर एक्टिवेट है, या मैक्सिमम लोग बाय कर रहे हैं, प्राइस नीचे से ऊपर गया है। तो आपने ये समझ लिया कि पावर जो है वो कन्वर्ट हुआ है, कि पहले लोग सेल कर रहे थे और अब एक बुल कैंडल बगल में बन गई है, तो बुलिश इंगल्फिंग बन गया। मजे की बात यह है कि बिग प्लेयर के पास पावर भी है वो पैटर्न बनाने की। हाँ, वो अपने पैसे के दम पे उस पैटर्न को बना सकता है, कोई भी वो सपोर्ट क्रिएट कर सकता है ना। तो अब आपको ये देखना है कि रियल में मार्केट कहाँ जाने वाला है और 93% लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है। हाँ जी। आप कह रहे हो मतलब जो 93% लोग करें, जो मैक्सिमम लोगों को लग रहा है वो आप ना करें? ऐसा तो नहीं है, 1-2 बार देखो, 3-4 बार तो वो भी पैसा कमाते हैं, लेकिन कम से कम आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए।
और 93% लोग अगर सपोर्ट पे बाय करते हैं, सपोर्ट के नीचे का एसएल लगाते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यार ऐसा तो नहीं है कि लिक्विडिटी बन जाएगी स्मार्ट मनी के लिए। ठीक है। तो मेरा जो मेन पार्ट है सिखाने का वो स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट है, और 93% लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, और एक सेटअप है जो आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट कह सकते हो, और लिक्विडिटी का पूरा पार्ट है। वो सेटअप क्या है, वो आप यहाँ नहीं बता सकते? वो यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है। उसको एक्सप्लेन अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे एक्चुअल साइकोलॉजी चलती क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सिखाया जाता है कि एक बार प्राइस कहीं से नीचे गया, वहाँ से ऊपर आ गया, रिजेक्शन आया, वो सपोर्ट बन गया। दूसरी बार फिर वहीं से रिजेक्शन आता है, तो तीसरी बार आपको वहाँ बाय कर लेना है। लेकिन हमारे कोर्स का मेन पार्ट है कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स सपोर्ट पे सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बायर का इन्विटेशन। अगर मैक्सिमम लोग बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा? फिर इसका मतलब कोई सेल कर रहा है उसको। और सपोर्ट के नीचे जहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, हो सकता है उसी स्टॉप लॉस ऑर्डर पे स्मार्ट मनी बाय कर ले। तो इस साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्यों है, वहाँ पे आपका इन्विटेशन कैसे आ सकता है ना, प्राइस वहीं पे चलता रहेगा। या फिर रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे कौन आएगा, रेजिस्टेंस पे सेल करने वालों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो मेन जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो यही है। इंडिकेटर सच में काम करते हैं पहले करते या थे सर। कंफ्यूजन बढ़ाते हैं? इंडिकेटर से मैंने भी पैसे कमाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी तो नहीं करते। नहीं Actually, करते? अभी नहीं करते, मतलब करते हैं 2-3 बार। पहले वर्क करते थे क्योंकि ये चीज़ें स्प्रेड नहीं हुई थी। अब मैक्सिमम आजकल 18 साल का कोई लड़का होता है, उससे पहले उसको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है ना। तो पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है ट्रेडिंग में। बहुत जल्दी लोग पैसा कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग से। तो इंडिकेटर पहले वर्क करते थे, अब स्प्रेड होते जा रहे हैं, इसलिए वर्क नहीं करते। और इंडिकेटर भी क्या है सर, एक तरह का हाई पे सेल करना ही है। अगर आप किसी इंडिकेटर पे वर्क करते हो तो उसमें पता होता है कि ये वाला इंडिकेटर लो पे बाय करवाएगा, हाई पे सेल करवाएगा। घूम फिर के जितना भी प्राइस एक्शन आप सीखोगे वो आपको 4 चीज़ें सिखाता है: सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, या हाई पे सेल, या लो पे बाय। इससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके जी, ठीक है। 93% लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं? असली कारण क्या है इसका? असली कारण सर, कई लोग जो हैं लॉस करके क्विट भी कर देते हैं बहुत जल्दी। असली कारण ये है कि सबसे पहले वो स्किल पे काम नहीं करते। उनको लगता है कि यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र किया 50,000 रुपये, या कईयों को लगता है कि मेरे पास 50 लाख रुपए का कैपिटल है। तो ट्रेडिंग जो है ये कैपिटल का गेम नहीं है सर। आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए है तो आप पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं है। 50,000 वाला भी उसको 1 करोड़ लेके जा सकता है अगर उसके पास स्किल है तो। ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस इसलिए करते हैं कि आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, बस आपको लगता है कि एक बार मेरे को विन हो गया तो दोबारा भी विन हो जाएगा, है ना? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बिना कुछ सीखे। अब देखो, आप बिना कुछ सीखे अगर स्कूटर बाइक लेके जाते हो, कार लेके जाते हो हाईवे पे, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले सीखो, स्किल पे काम करो, स्किल डेवलप हो जाए, उसके बाद कम अमाउंट लगाओ, छोटे पैसे को बड़ा पैसा बना के दिखाओ, उसके बाद बड़ा कैपिटल लेके आओ। छोटे पैसे को बड़ा पैसा बना के दिखाओ मतलब आप 50,000 से शुरू करो, पहले सीखो। और सीखना क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि सिखाने वालों को पता नहीं है कि सिखाना क्या है, और सीखने वालों को पता नहीं है कि सीखना क्या है। बस इतना सारा प्राइज एक्शन सिखाया जा रहा है यूट्यूब पे। अब मान के चलो आपने एमबीए कर रखी है, तो ट्रेडिंग में एक कोर्स करने के बाद आपको लगता है यार प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर दूसरा कोर्स करो, फिर कहीं और जाओ, फिर कहीं और जाओ, कोई और फॉर्मूला सीखो, किसी और मेंटोर के पास जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो चीज़ें नहीं सीखनी है जो सबने सीख रखी हैं। जो डेप्थ है वो साइकोलॉजी है, उसी से मार्केट चलता है पूरे वर्ल्ड का। साइकोलॉजी डेप्थ है, अगर क्या सिर्फ साइकोलॉजी सीख करके ट्रेडिंग करी जा सकती है? नई सेटअप भी चाहिए चार्ट, आपको। कैंडल, सेटअप, ये सब तो चाहिए ना? हाँ बिल्कुल चाहिए, बेसिक तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन कीजिए जरा। ये साइकोलॉजी का मतलब क्या? साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कहाँ पे रिटेलर अपना ट्रेड लेता है, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है। देखो सर, इसको समझ के क्या करें? मैं बताता हूँ आपको। आप और मैं बिना खाना खाए, बिना पानी पिए नहीं चल सकते, है ना? आपकी स्कूटर, आपकी जो कार है, बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। एक तरह का फ्यूल चाहिए हमारी बॉडी को भी, एक तरह का फ्यूल चाहिए हमारी कार को भी। तो मार्केट जो है वो भी एक लिक्विडिटी पे चलता है, फ्यूल पे।
अगर मार्केट को बिग प्लेयर ही ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको लिक्विडिटी चाहिए। अगर मुझे बहुत सारा माल बाय करना है तो जब तक लोग सेल करने नहीं आएंगे तो मैं बाय किससे करूंगा? तो उस लिक्विडिटी को समझना ही साइकोलॉजी को समझना है कि किस Okay. किस पॉइंट पे लिक्विडिटी है। ओके। और लिक्विडिटी जो है वो रियल किंग ऑफ द मार्केट है। सबको लिक्विडिटी चाहिए, बड़े प्लेयर्स को बड़े liquidity प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए। चाहिए। ओके। तो बड़े प्लेयर्स ऐसा क्या करते हैं जो आम ट्रेडर समझ नहीं पाते हैं? सर देखो, या तो प्राइस वो मैनिपुलेट कर देते हैं प्राइस को। अगर आपको हाई पे सेल करना है तो वो प्राइस को मैनिपुलेट करके हाई पे लेके जा सकते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करके सपोर्ट के आसपास लेके जा सकते इसको एक्सप्लेन कीजिए, कैसे मैनिपुलेट करते हैं? हैं। सर वो उनके पास पावर है, खाते में 200 करोड़ रुपए है। हाँ, तो 200 करोड़ डाल दिया। 200 करोड़ से क्या ही होगा, कोई छोटा मोटा? थोड़ा सा बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, वो इतना डीपली अपन डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, स्मार्ट मनी के बारे में डिस्कशन इतना आसान नहीं है। क्यों? बस वैसे ही। अब ये नहीं पता ना, देखो सर प्रॉब्लम क्या है कि आप बटन दबाते हो बाय का, आपने बाय किया है तो किसी ने सेल किया है। अब आपका जो दुश्मन है, दुश्मन लगाओ या फिर जिससे आप जीतना चाहते हो, आपने बाय किया उसने सेल किया, आप चाहते हो प्राइस ऊपर जाए, वो चाहता नीचे जाए। सबसे पहले आपको ये नहीं पता कि वो इंसान है कौन जिसने आपको सेल किया है, आपने बाय किया है तो उसके खाते में कितने पैसे हैं, लिमिट में कितने पैसे हैं उसके, और वो कहाँ बैठा है, दुनिया के कौन से कोने में बैठा है। अब ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग ले लो आप। ऑप्शन बाइंग जो है वो प्रीमियम कम रुपए में मिल जाता है, 3-4-5 हज़ार रुपए में। सेलिंग करनी हो 2.5 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसा क्यों है? तो जो 5,000 रुपए लेके लड़ रहा है 2 लाख वाले से, तो आपको क्या लगता है वो जीत जाएगा? वो आपने सुना है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, या फिर जहाँ ज़्यादा पैसा होता है कम पैसा वहाँ चला जाता है। तो इस प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे भी डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये ऑप्शन बाइंग जो है ना वो लोगों को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। अच्छा जी, ऑप्शन बाइंग बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता है, लेकिन मोमेंटम बेस्ड। ओके। कई बार आपके मन में भी आता होगा, वैसे बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, इंट्राडे करें, लॉन्ग टर्म करें, ऑप्शन बाइंग करें, सेलिंग करें, कब करें। तो ये ना चार्ट पे आपका व्यू डिसाइड करेगा कि ट्रेड कौन सा बनेगा। माइट बी पॉसिबल ऑप्शन बाइंग का बन सकता है, सेलिंग का भी बन सकता है अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो। ओके। क्या बिना इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न के बड़े प्लेयर्स को समझा जा सकता है? बिल्कुल, उसी लिए लोग आते हैं सर दूर दूर से मेरे पास। कैसे? चार्ट पे आपको कोई EMA, SMA, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे 93% लोगों का इन्विटेशन होता है, वहाँ पे वो लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन सपोर्ट पे बाय करना हम नहीं सिखाते आपको। और चार्ट पे साइकोलॉजी के थ्रू और लिक्विडिटी के थ्रू आप बड़े प्लेयर को एनालाइज कर सकते हो। जी। ओके। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है और लोग इसको लगाने से डरते क्यों हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोग डरते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, हिट करके वापस आ गया प्राइस ऊपर। आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे कि यार स्टॉप लॉस लगाते हो? लॉस होने का मेन रीज़न यही है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आपको पता नहीं है कि मेरे को एक बार निकलना है मार्केट से, क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हो ना, आप माइंड काम नहीं करता इंसान का, है ना, स्टक कर जाता है। ट्रेड ले लिया और लंबा लॉस लेते रहे। तो लॉस बुक करना जिसको नहीं आता वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस इज गॉड फॉर दिस मार्केट। आपने 100 रुपये पे कुछ बाय कर लिया और 90 का एसएल लगा दिया, तो भगवान ने बचा लिया आपको। 90 पे आप बाहर चले गए। अब आप आराम से सोचोगे, 1-2 दिन गैप करो, सेम डे तो कम से कम ट्रेडिंग करने मत आओ, नेक्स्ट डे आओ। ठीक है। तो स्टॉप लॉस के बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। कमा भी लिया तो 6 महीने का पैसा एक ही ट्रेड में जा सकता है, और एक ही बड़े लॉस का ट्रेड आपको मार्केट से बाहर कर सकता है, आपकी साइकोलॉजी खराब कर सकता है। अभी आप रिस्क मैनेजमेंट की जो बात कर रहे थे, ये रिस्क मैनेजमेंट कहते भी हैं कि सबसे बड़ा हथियार है मार्केट का। इसके बिना कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। मेन है रिस्क को मैनेज करना। मान लो आपका शोरूम है कपड़े का, आपने स्कीम लगा दी 1 पे 3 फ्री, 1 पे 5 फ्री, तो आपका सेल तो हो सकता है, लेकिन 3 महीने बाद शोरूम बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है, मैथमेटिक्स गड़बड़ है, तो फिर नहीं बनेगी बात। तो अपना आपका कैपिटल बचा के रखना है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी हम केयर करते हैं, तो वैसे ही आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए मैक्सिमम 1 to 2% से ऊपर का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए सिंगल ट्रेड में। उस हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए।
अच्छा, 1 से 2% का रिस्क नहीं लेना चाहिए, उससे हाँ, ज़्यादा? हाँ। वो शुरू में तो कम से कम नहीं लेना चाहिए। बाद में आपको लगता है कि आप थोड़ा-सा प्रो बन गए हैं, हुँ, तो क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, तो बड़ी क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जो बिगिनर्स हैं, उनको तो ये रूल्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे सर। हुँ। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए? डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं बोलता हूँ कि सर पूरी दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी गाँव में अगर कोई बंदा ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, तो उसके पास एक चीज़ ज़रूर होगी, वो है डिसिप्लिन। उसके बिना पैसा नहीं बनता। तो अगर आपका डिसिप्लिन गड़बड़ है, तो आप अपनी जो भी कमियाँ हैं वो देखो ट्रेडिंग में, कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, एक-एक करके उस पे वर्क करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले अपने आप को समझो, 1 हफ्ता गैप दो ट्रेडिंग से, कि यार मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एक ही ट्रेड करना है। तो आपको लगता है कि सर मैं आपको सिखा के भेज दूँ, चार्ट वगैरह एनालिसिस करना सिखा दूँ। उसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 85% ही सिखा सकता हूँ। हुँ, बाकी का जो पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड लेना है, डिसिप्लिन है, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। हुँ। अब मान लो आप किसी को एक्टिवा सिखा रहे हो, कार सिखा रहे हो, तो आप बगल में बैठे हो, पीछे बैठे हो। अल्टीमेटली तो ड्राइव उसी को करना पड़ेगा ना सर थोड़े दिन बाद। आप उसके साथ कब तक चलोगे? तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। हुँ, एक-एक करके उस पे वर्क करना चाहिए। ओवर ट्रेड कर रहे हो तो रुक जाओ। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉफिट तक वेट ही नहीं कर पाते, पहले ही निकल जाते हैं, है ना? तो कम से कम 1:2 तो बुक करो। हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड लो। आपको लगता है कि यार 70+% चांसेस हैं। प्रॉब्लम क्या है, सुबह उठते ही आपको लगता है कि यार 9:15 बज गए हैं, 9:30 तक ट्रेड ही नहीं किया तूने तो। तो ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड बनेगा। और जो रियल ट्रेडर हैं वो रोज़ ट्रेडिंग नहीं करते सर। उनके मैक्सिमम 12 से 15 ट्रेड होते हैं महीने में। तो ट्रेडिंग में पैसा खाली बैठ के बनता है। ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ 80% वेट। आपको बैठना पड़ता है कई घंटों, बहुत बोरिंग भी है ना? और सबसे मुश्किल स्किल है पूरी दुनिया की ट्रेडिंग। तो डिसिप्लिन धीरे-धीरे डेवलप होगा, अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा आपको। क्या ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है या पार्ट टाइम में जॉब के साथ ही बेटर है? नहीं, अगर आपका मान लो जॉब आप करते हो तो आप साथ में पहले स्किल पे काम करो, सीखो। उसको जॉब को मत छोड़ो क्योंकि वो फिक्स इनकम है आपकी, उससे घर चलता है। तो मैं इसके बारे में बात भी करता हूँ बहुत बार कि अगर आपको लगता है कि आपकी 60,000 रुपए सैलरी है मान लो, तो ट्रेडिंग से जब तक 3-4 महीने लगातार आप 60,000 रुपए नहीं कमा लेते हो, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़ना है। क्योंकि फिक्स इनकम को छोड़ के आपका घर कैसे चलेगा? तो ट्रेडिंग कोई रातों-रात की फैक्ट्री नहीं है सर कि आप फैक्ट्री लगा के पैसे कमा के अमीर हो जाओगे। ये धीरे-धीरे चीज़ें वर्क करती हैं। मतलब आप खेत में फसल लगाते हो, बीज बोते हो, तो आपका कंट्रोल नहीं है ना कि मौसम कब खराब होगा, पानी कब आएगा। तो ट्रेडिंग में भी आपको आप बीज तो बो देते हो, स्किल पे काम करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। किसी को 15 दिन, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। जो साइकोलॉजी मैंने क्रैक करी है, मुझे लग गए 13 साल क्रैक करने में। क्योंकि चार्ट पे अब कोर्सेज़ भी बहुत सारे किए हुए हैं। कम से कम 70 कोर्स कर रखे हैं। एक कोर्स को मैंने 2 बार भी किया हुआ है। वो भाई साहब ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्योंकि जब आपके डाउट्स आते हैं तो तब समझ में आता है कि सामने वाले के पास क्या है। तो फिर अपनी दीदी को बोला कि यार ऐसे-ऐसे ट्रांसफ़र कर दो 25,000 रुपए। तो फिर नई मेल आईडी से, नए फ़ोन नंबर से उनको कॉन्टैक्ट किया, तो डाउट क्लियर किया। लेकिन समझ में आता है कि यार जो रियल चीज़ है वो क्यों नहीं मिल रही? वो खुद से मिली है सर। जो साइकोलॉजी क्रैक करी है वो खुद से करी है। हुँ। ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए या कम कैपिटल से शुरुआत करना ठीक है? ज़्यादा कैपिटल से सर नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा और कम की डेफिनेशन बताइए। देखो ज़्यादा कैपिटल वो सबके लिए ज़्यादा नहीं है ना? कितना? किसी के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता। नहीं, मिनिमम किसी के कितने लिए रुपए बहुत शुरू कुछ है। करना चाहिए ट्रेड? मैं तो सर कहता हूँ कि 50,000 1 लाख से शुरू करना चाहिए। इससे ऊपर पैसा शुरू में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5 करोड़ भी है ना, हुँ, तो पहले स्किल पे काम करो, सीख लो पहले। लेकिन इतना भी बहुतों के पास नहीं होगा। नहीं सर, अगर 50,000 लाख रुपए भी आपके पास नहीं है तो सर, अगर आपने चलो मान लिया 1,50,000 कहीं से जुगाड़ कर लिया, हुँ, तो जुगाड़ करने के बाद लॉस कर लिया तो उससे अच्छा तो आप ट्रेडिंग में आओ मत सर। आओ ही मत। नहीं, तो ये नहीं आना 50,000 चाहिए 1 आपको। लाख कैसा वाला होना चाहिए कि एनी टाइम डूब जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसा वाला? या फिर बड़ी मुश्किल से जुटाया हुआ नहीं, नहीं, 50,000 1 बड़ी लाख? मुश्किल से जुटाया हुआ पैसा सर नहीं लगाना चाहिए ट्रेडिंग में। नहीं। और कई लोग, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, लोन लेके ट्रेडिंग कर लेते हैं, उधार माँग के ट्रेडिंग कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है सर, वो आपका 1 लाख रुपए से भी 1 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है प्रेशर, कि हुँ, आपने लोन लिया है तो आपको ईएमआई पे करनी है। किसी दोस्त को बोला है कि 3 महीने में पैसा वापस करता हूँ, हुँ। तो एक प्रेशर रहेगा मेंटली आपके ऊपर कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसा रिटर्न करना है। और प्रेशर में आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क तो लेते हो लेकिन सर आप सारा पैसा अपना डुबा देते हो स्टॉक मार्केट में। ओके। रिस्क तो आपने लेना है, तभी तो आपने पैसा जुगाड़ किया है सर।
तो आपको लगता है कि 3 के 6 कर लूंगा, 3 उसको वापस कर दूंगा, 3 से मैं ट्रेड कर लूंगा। तो इस तरह का माइंडसेट आपको ट्रेडिंग में कभी ऊपर वो लेके जुआ नहीं हो गया वो। जाएगा। बिल्कुल जुआ ही है। लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं और इसकी साइकोलॉजी को फिक्स कैसे किया जाए? समस्या बड़ी है ये। ओवर ट्रेडिंग सर बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम, एक ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है सर। मान लो आपने सुबह ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपके मन में आता है 10,000 रुपये कमा लिए हैं, एक 5 और का रिस्क ले लेता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ। 5 का रिस्क ले लेता हूँ, या फिर 10 के 10 का रिस्क ले लेता हूँ। हम्म, मैक्सिमम लोग सोचते हैं यार 5,000 का रिस्क लेता हूँ, उसके बाद मैं उड़ जाऊंगा। हम्म, अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट को पता है कि आप 10,000 प्रॉफिट में हो हम्म, और आप 5,000 देने आए हो, तो वो ले लेता है। हम्म, और एक प्रॉब्लम ये है कि आपने पहली बार एनालिसिस करी है, ट्रेड लिया, आप प्रॉफिटेबल हो, तो अगले ट्रेड में आप गलती कर सकते हो क्योंकि पहली बार आप सही थे। तो मैं बोलता हूं कि डेली का शुरू में आपको एक ही ट्रेड लेना है, ओवर ट्रेडिंग की तरफ मत जाओ। और आपने पहले पैसा कमाया है, दूसरा ट्रेड लोगे, लॉस हो सकता है क्योंकि पहली बार आप सही थे, दूसरी बार सही होना मतलब पॉसिबल नहीं है। और अगर पहला ट्रेड लिया और लॉस हो गया, तो पहले भी आपने गलती की थी, तो आपका माइंडसेट बिगड़ गया, साइकोलॉजी बिगड़ गई, तो दोबारा गलती भी कर सकते हो। ये दोनों माइंडसेट रख के ओवर ट्रेडिंग से जितना दूर रहो तो बढ़िया रहेगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग को पहले डिफाइन कीजिए कि 1 से 2 ट्रेड 3 ट्रेड करना भी ओवर ट्रेडिंग है या फिर? मेरे पास सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, दिन में 152 ट्रेड मारे हैं उन्होंने। एक स्टूडेंट है, उनको सिखाया एल्गो से या खुद से मैनुअली? खुद से 152 ट्रेड। 152 ट्रेड। एक स्टूडेंट है, उनको सिखाया, साइकोलॉजी सिखाई, सेटअप सिखाया, उनको लगा कि बस अब तो कल विराट कोहली बन जाऊंगा मैं तो। लेकिन विराट कोहली एक दिन में थोड़ी बन जाओगे आप। अगले दिन निफ्टी में 55 ट्रेड मार दिया उन्होंने सीखने के बाद। क्योंकि जैसे ही आपको 1-2 ट्रेड में लॉस होता है, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। आपको लगता है कि ओवर ट्रेडिंग से पैसा बनेगा। पैसा ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से नहीं बन सकता। बिल्कुल 1 या 2 ट्रेड से ऊपर मुझे लगता है शुरू में आपको नहीं लेने चाहिए। बाद में भी ये इतने ही लो तो बेटर है। दिन के 1-2 ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, छोड़ दो उसके बाद। अगर लॉस हो जाए, मेरे को लॉस होता है तो मैं 4 दिन से ट्रेडिंग नहीं करता अभी भी। अच्छा, छोड़ देता हूँ, 4 दिन बाद देखेंगे। प्रॉब्लम ये है, आपको आज ही अमीर बनना है। हाँ। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मार्केट आपके पैदा होने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला। ये ऐसा ऑक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, ये जारी रहेगा हमेशा। कहते हैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मार्केट आपकी साइकोलॉजी को पहले दिन से जानता है। बिल्कुल जानता है, क्योंकि उसको पता है आपने कहाँ ट्रेड लिया है। उसको पता है आपके खाते में कितने पैसे हैं। मार्केट आपको क्या देने वाला है ये आपको नहीं पता, लेकिन हम क्या देने वाले हैं मार्केट को ये पता होना चाहिए। ये खेल है पोजीशन साइजिंग का, स्टॉप लॉस का, कि मुझे इतना रिस्क लेना है। अब मान लो आपने ट्रेड लिया, ऐसा लगा दिया कि मैं 2,000 रुपये देता हूँ उस ट्रेड में, इससे ऊपर नहीं दूंगा। ठीक है। उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू 4,000 रुपये कमाना चाहते हो। 2 का रिस्क लिया, 4 मिल जाए तो इनफ है। अब मान लो कि आप वॉशरूम चले गए या फिर कुछ काम से, पता लगा 40,000 का प्रॉफिट आ गया। ये तो मार्केट का गिफ्ट समझ लो ना आप। हाँ। लेकिन मैं क्या देने वाला हूं बाजार को, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं इससे ऊपर का रिस्क नहीं लूंगा। रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कुछ नहीं है सर। क्योंकि अगर कैपिटल खत्म तो फिर सब कुछ खत्म। उसके बाद तो फिर आप ज्ञानचंद बन जाओगे, सीखने जाओगे, और पैसे तो है नहीं, फिर रायचंद बन जाओगे, लोगों को राय देते रहोगे कि अब ऊपर खुलेगा, अब नीचे खुलेगा। और ऐसा होगा भी सही, क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है। पैसा इज इक्वल टू इमोशन। आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आपको लगे, आप बोलोगे ऊपर खुलेगा। देखा, मैंने कहा था ना .com ऊपर खुल गया। जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होगा तो वो ऊपर की जगह नीचे खुलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, क्या ये सच है कि वो लोग वो होते हैं जो खुद ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाते? ऐसा आजकल न्यूज़ में तो है सर, कि खुद नहीं बन रहा पैसा, लेकिन उनका पैसा एजुकेशन से बन रहा है। 500 करोड़ 600 करोड़। हाँ बिल्कुल बन रहा है। और कॉल टिप्स दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहे हैं, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। अच्छा। आप मेरे पास आएंगे तो अकाउंट खोल दो, तो मेरी टीम बोलती है कि सर हम अकाउंट ओपनिंग नहीं करते हैं, कोई लिंक हम शेयर नहीं करते। ओके। लाइव क्लास में आपको एनालिसिस करना सिखाते हैं, ट्रेड बनाना सिखाएंगे कि देखो सर यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो ये जरूर हिट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन कोई व्हाट्सअप चैनल, कोई टेलीग्राम पे रिकमेंडेशन नहीं देते हम कि आ जाओ आपको कॉल टिप्स देंगे। उसके बाद कोर्स बेचने के लिए बहुत लिमिटेड लोग होते हैं मेरे कोर्स में, 4-5 लोगों का बैच होता है मैक्सिमम, 7 लोग 10 लोग, इससे ऊपर नहीं होते। तो जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं 4-5 साल बाद, वो मुझे नहीं करनी, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि अकाउंट ओपनिंग के बढ़िया पैसे मिलते हैं, है ना, लेकिन वो सब काम हम नहीं करते। ओनली एजुकेशन, वो भी रियल एजुकेशन।
आपको आना है लिक्विडिटी के लिए और मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, किसी को बड़ा लॉस मान लो हो गया, जी, नेक्स्ट स्टेप क्या करे वो? सबसे पहले तो ट्रेडिंग बंद कर दे। कितने दिन? वो डिपेंड करता है जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती। उसको कैसे पता चलेगा कि साइकोलॉजी ठीक होगी? सर, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। हम्म, अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो वापस कितने दिन में आएगा उसको भी नहीं पता इस चीज़ का। तो हम्म, किसी को 1 वीक लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि लॉस कितना बड़ा है। अगर Okay. आपने इंटरेस्ट पे पैसे लेके, लोन लेके, रिश्तेदारों से पैसे लेके ट्रेडिंग कर दी और बहुत अच्छा अमाउंट लॉस में कर दिया, तो हो सकता है 2 महीने लग जाएं। लेकिन एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि ज़्यादा पैसे कमा लो तब भी ब्रेक चाहिए, क्योंकि गलती होने की संभावना है अब। और ज़्यादा लॉस कर लिया तब भी ब्रेक करना चाहिए। तो अगर ज़्यादा बड़ा लॉस है तो ब्रेक लेके पहले सीखो, देखो कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं, उन पे वर्क करो और सही जगह से सीखो, स्किल पे काम करो। उसके बाद छोटा कैपिटल लेके आओ, उसको बड़ा करो, धीरे 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 धीरे, फिर बड़ा कैपिटल जुगाड़ करके फिर आप लॉस अपना रिकवर कर सकते हो। बहुत मतलब सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पास सीखने के बाद अपने लॉसेस रिकवर किए हैं सर। मतलब अगर लॉस का जख्म लगा है तो उसको ठीक होने के लिए ब्रेक लो, ब्रेक लेना चाहिए। और प्रॉफिट की मलाई खाई है तो उसको पचाने के लिए बिल्कुल ब्रेक ब्रेक लो, लो। छुट्टी पे दोनों के चले लिए जाओ, ब्रेक चल घूम लो। के आओ थोड़े दिन। तो ऐसे तो कोई रोज ट्रेड कर ही नहीं पाएगा, या तो वो लॉस करे रोज या नहीं, प्रॉफिट ऐसा करे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप एक्चुअली होता क्या है कि आप ना एक ही ट्रेड लेते हो, उसमें ही बड़ा लॉस बुक करते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है 6 महीने तक प्रॉफिटेबल है, 6 साल तक प्रॉफिटेबल है और एक ही दिन में सारा पैसा चला गया। क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि यार एक ही ट्रेड में, अब मान लो किसी का, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो कि मेरे को इस ट्रेड में 12 लाख का नुकसान हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली क्या आप 24 लाख बुक कर लेते हो उस ट्रेड में? नहीं, आप 20-50 हज़ार में निकल जाते। तो आपने एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस कैसे ले लिया? हम्म तो बड़ा लॉस तो बुक कर लेते हैं, लेकिन बड़े प्रॉफिट को हजम करने की ताकत तो आपको भगवान ने दी नहीं ना। तो इसका छोटे से में मतलब निकल जाते हैं। तो ये भी है कि जो लोग दिखाते हैं कि मैंने 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट किया है, वो 10 लाख का लॉस भी लेते होंगे, बिल्कुल लेते हैं। बट लोग लॉस नहीं दिखाते। लॉस नहीं दिखाते। आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो मैं अपने और स्टूडेंट के प्रॉफिट और लॉस दिखाता ही नहीं हूँ, अच्छा, है ना? क्योंकि जिस चीज़ से लोग दुखी हैं ऑलरेडी, वो काम मुझे नहीं करना है। अपने P&L दिखाते हो आप? नहीं, अपने भी नहीं दिखाता, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा तो मुझे लॉस भी दिखाना है। हम्म और वो चीज़ें ना, मतलब आपको मैनिपुलेट करती हैं। एक्चुअली ना, जो लोग सीखने आते हैं, मेंटोर से सीखने जाते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको इंस्पायर होना चाहिए हम्म सामने वाले की जर्नी को देख के कि यार इस मेंटोर ने बहुत तकलीफें झेली हैं। लोग सोचते हैं यार इसने पैसे कमाए हैं, इसी के पास चले जाओ। हम्म लेकिन जिसने ज़्यादा लॉस बेयर किया है, जो परेशान रहा है, वो एक्चुअल सिखाएगा सर आपको, हम्म है ना? वो कहते हैं ना कुमार विश्वास जी, कि हारे हुए नहीं जीतना सिखाया है। हम्म जीतने वाला तो पता ही नहीं, बताएगा ही नहीं आपको कि जीत कैसे होती है। तो जिसने लॉसेस लिए हैं, जिसने वो गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, वो बताएगा आपको कि रियल ट्रेडिंग क्या होती है। वो अपनी जर्नी भी शेयर करेगा ना सर आपसे। ट्रेडिंग, कुछ लोग कहते भी हैं कि दुनिया का सबसे कठिन स्किल है, सबसे कठिन बिल्कुल काम है। बिल्कुल ऐसा है? सबसे सबसे मुश्किल स्किल है ट्रेडिंग दुनिया का। क्योंकि सर मुश्किल काम है अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना। मैक्सिमम लोग ट्रेड में लॉस बुक कर लेते हैं, क्विट भी कर देते हैं, है ना, 6 महीने साल में, क्योंकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम्म जो ट्रेडिंग के दौरान उनको लॉसेस होते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। उसकी वजह अगेन कि आप बड़े बड़े लॉस बुक करते हो। तो ट्रेडिंग से कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? रिक्शे वाले से पूछ लो, पैसे कमाने हैं ट्रेडिंग से? हम्म बोले कहाँ कमाने हैं। मोदी जी का भी पोर्टफोलियो है, अमित शाह जी भी ट्रेडिंग करते हैं। हम्म तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर भी सब कुछ करने के बाद भी कहाँ जाना चाहते हैं? वॉल स्ट्रीट। हम्म ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो सबसे मुश्किल स्किल तो है, लेकिन क्रैक करने के बाद अगर आपने एक बार सीख लिया तो सर कुबेर का खजाना है फिर उसके बाद तो। लेकिन जो टाइम आपको देना पड़ेगा उसके लिए रेडी रहो। वो 6 महीने भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, मेरी तरह 12-13 साल भी हो सकते हैं। कि आप बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हो, लेकिन आपको समझ में आता है कि यार ये चीज़ें कभी कभी वर्क कर रही हैं, और 250 तरह की चीज़ें सीखने के बाद आज कौन सी चीज़ वर्क करेगी, कौन सा टाइम फ्रेम लेके चलना है, वो कैसे क्रैक करोगे? हम्म लोग ना दूसरों के P&L देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट दिखाओ, बट मैं आपसे पूछता हूँ कि उस तरह से मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है या कंसिस्टेंसी? मोटिवेशन वर्सेस कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है सर।
कछुआ क्या है? कंसिस्टेंट है, और खरगोश मोटिवेट। आपको प्रॉफिट दिखा के आप देखते हो मेंटोर्स की रील्स में, बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ, है ना? वॉचेस, 5 स्टार होटल, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो मेरा कोर्स लोगे तो मेरे जैसी घड़ी पहनोगे, ऐसी वाली गाड़ी खरीदोगे, तो तुम मेरे जैसे पैसे कमाओगे। तो आप एकदम मोटिवेट हो जाते हो। होना आपको इंस्पायर चाहिए कि कंसिस्टेंसी है क्या? या फिर जो सिखा रहा है वो चीज़ें वर्क कर रही हैं क्या? खाली किसी ने पैसे कमा लिए हैं ट्रेडिंग से, या फिर वो झूठे पीएनएल दिखा रहा है, या उसका पैसा एजुकेशन से बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही सिखा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब लोग गलत हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोटिवेट होके सर आप 2-3 दिन डिसिप्लिन का फॉलो कर लो, लेकिन चौथे दिन फिर ओवर ट्रेड कर लो। तो कंसिस्टेंसी अगर ट्रेडिंग में नहीं है तो प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल है। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो सब में होने चाहिए? सबसे पहले डिसिप्लिन, इमोशन पे कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट। इसके बिना कुछ नहीं होगा। सब कुछ सीख लिया आपने, लेकिन इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है आपका, प्रॉफिट हजम नहीं कर पा रहे, है ना? थोड़ा सा लॉस आता ही आप कहते हो यार ये तो नीचे जाएगा, बुक कर ले लॉस। तो आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने। अगर आपका डिसिप्लिन सही नहीं है और इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। हम्म। बायर और सेलर, शुरुआत में आपने बोला था कि बायर्स कभी पैसा नहीं कमाते। बायर्स कभी पैसा नहीं कमाते, नहीं, ऐसा आपने तो शायद कुछ बोला नहीं, ना। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर पैसा कमाते हैं, लेकिन मोमेंटम अगर आपने पकड़ लिया तो पैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो बायर और सेलर की साइकोलॉजी में फर्क क्या होता है? ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की नॉर्मल बायर सेलर। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, कई बार जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार हमको ना बाइंग करने में हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन सेलिंग नहीं होती हमसे। तो वो बाइंग जब करेंगे तो ज़्यादा पोजीशन रख लेते हैं अपनी। उनका जो साइजिंग है, पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होता है। ठीक है। और सेल साइड में जो है उनको डर लगता है तो कम पोजीशन रखते हैं। तो जब आप बाइंग करना चाहते हो, सेलिंग करना चाहते हो, वो काम मत करो। एनालिस्ट बन के ट्रेडर बनो। अगर आपको लगता है कि नीचे की अपॉर्चुनिटी है, मार्केट नीचे जा सकता है, तो सेल साइड रहो। तो आपको एक जगह नहीं रहना है कि मैं बाय ही करता हूँ या मैं सेल करता हूँ, या फिर एक स्क्रिप्ट पकड़ लिया आपने कि नहीं मैं तो निफ्टी ही करता हूँ या मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें ट्रेड करो, और मेन मकसद पैसा कमाना है सर। तो प्राइस इज एवरीथिंग एंड वैल्यू इज नथिंग। आपको रेडी रहना है कि ट्रेड कौन सा बन रहा है। सेल का बनेगा तो सेल कर लेंगे, बाय का बनेगा तो बाय कर लेंगे। लेकिन डेटा भी है कि ऑप्शन बायर ज़्यादातर लॉस में है, तो मैं आपसे लॉस पूछना में चाहता हूँ ऑप्शन बाइंग फिर बना क्यों है? ऑप्शन देखो सर, ऑप्शन बने थे हैज करने के लिए। नाम क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन का तो नाम ही ऑप्शन है। तो सेबी ने, एनएससी ने ये सब चीज़ें बनाई थी, ऑप्शन को बनाया था फ्यूचर को हैज करने के लिए। मैक्सिमम कई कोर्सेज में आपको ऑप्शन बाइंग करनी सिखाते हैं, कोई बोलता है मैं सेलिंग सिखाता हूँ। मेन है चार्ट रीडिंग। ऑप्शन बाइंग बनी थी फ्यूचर को हैज करने के लिए। अब चूंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम सस्ते होते हैं, तो उन्होंने उस प्राइस को समझने के लिए उस बिहेवियर को नहीं समझा कि क्यों बने थे। बस कम पैसे में मिल रहा है तो कर लो, लेकिन बने वो हैज करने के लिए थे। ओके। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, लेकिन मोमेंटम अगर आपको लगता है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, 3:30 तक बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि 10:30-11 बजे के बाद ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी सेटअप को देख के कर रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन वो 10:30 बजे के बाद मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे जीरो होने हैं, है ना? वीकली एक्सपायरी को समझना पड़ेगा, एक्सपायरी को समझना पड़ेगा, और जो चीज़ें 15-20 लाख रुपए में फ्यूचर में मिलती हैं, 8 लाख में मिलती हैं, वो आपको 5,000 में क्यों मिल रही हैं, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप जब सिखाते हो तो आपके वीडियो में मैंने सुना है कि आप कहते हो ये मेरा लास्ट कोर्स है, ऐसा कुछ लास्ट कोर्स करके वो बोलते हैं रैंडमली गलती से निकल गया था, शुरू में तो वो चलता रहेगा, टैगलाइन सी बन गई आप। वो है क्या है लास्ट कोर्स? कि लास्ट कोर्स करना है तो ही आपको मेरे पास आना है। एक्चुअली सर, सीखने वालों को पता नहीं है कि सीखना क्या है। तो मैं पूछता भी हूँ कि भाई साहब, मुंबई से आए हो, बिहार से आए हो, कलकत्ता से आए हो, क्या देख के आए हो? भाई मेरी तो फीस भी ज़्यादा है और सब्सक्राइबर भी कम है, फॉलोवर कम है। तो वो बोलते हैं कि सर आप एक तो जो रिव्यूज़ देखे हैं आपके, उसमें बोलते हैं कि लास्ट कोर्स करना है तो मेरे पास आना है। ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं। कई लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि सर पैसा ले लो, डबल ट्रिपल ले लो, लेकिन ये बताओ जो कह रहे हो वो सही है? क्योंकि दुनिया ना सर परेशान है कोर्सेज करके। ऑप्शन बाइंग अलग है, ऑप्शन सेलिंग अलग है। कोई बोलता है कि मैं इक्विटी सिखाता हूँ सिर्फ, कोई बोलता है मैं फॉरेक्स सिखाता हूँ। तो इन चीज़ों, इंट्राडे का कोर्स अलग है ना? कोई लॉन्ग टर्म सिखा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मेन है चार्ट रीडिंग।
चार्ट रीडिंग का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, उसमें लिक्विडिटी साइकोलॉजी समझ ली, तो पूरा वर्ल्ड मार्केट में आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। तो उसके अलावा कुछ सीखने जैसा है ही नहीं। जब आपको ये पता चल गया कि 93% लोग कहाँ ट्रेड लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, और 3% लोग अपने ट्रेड कहाँ बना रहे हैं, तो उसके अलावा क्या रह गया? एक तो प्रॉफिट में, एक लॉस में है। और पूरे वर्ल्ड मार्केट का जो चार्ट है वो सेम ही दिखता है। आप इंडियन निफ्टी का चार्ट देख लो, एप्पल का चार्ट खोल लो, दिखता तो बिल्कुल सेम ही है। और साइकोलॉजी सर कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ें आपने सपोर्ट पे बाय करना सीखा है वो हमसे पहले उन्होंने सीखा है। तो आपको लगता है कि जो बंदा यूएस में ट्रेड कर रहा है उसकी साइकोलॉजी अलग है, वो भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, वही सब चीज़ें सीख के ट्रेड कर रहा है जो आपने सीखी हैं। तो लास्ट कोर्स करना होता है। तो आप दुनिया भर की चीज़ों से बचना चाहते हो, ईएमए, एसएमए, इंडिकेटर, मैं सिखाता हूँ सर बिल्कुल प्लेन चार्ट पे चार्ट रीड करना, नीचे वॉल्यूम भी नहीं लगा होता उसमें। उसी में आपको स्मार्ट मनी दिखेगा, उसी में आपको स्टॉप लॉसेस दिखेंगे, 93% लोगों का इन्विटेशन दिखेगा। तो सीखने के बाद जब आपको फील होता है कि यार जो चीज़ें सर ने सिखाई हैं, वो तो मैं रैंडमली बोलता हूँ कि सर किसी भी कंट्री का नाम लो आप, है ना? आपने बोला ऑस्ट्रेलिया, अब बताओ कौन सा चार्ट खोलना है। तो जो साइकोलॉजी मैंने आपको सिखाई है, साइकोलॉजी के ट्रेड जो बनते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के चार्ट में अगर सेम आपको दिख रहे हैं, इंडिया में भी दिख रहे हैं, है ना? जर्मनी के चार्ट दिखते हैं, और सेटअप सिखा रहा हूँ, उसके पीछे भी साइकोलॉजी है, जो वर्ल्ड मार्केट में वर्क करता है किसी भी चार्ट पे। तो उसके बाद आपको लगेगा इससे ऊपर क्या हो सकता है, इससे ऊपर तो फिर सर राम का नाम है। हम्म, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, 30 मिनट का लगाओ, ईएमए ऐसे में लगाओ, क्रॉस ओवर लगाओ उसका। अब चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करना है, WM हेड एंड शोल्डर सीखना है, अब ये वाला इंडिकेटर लगाओ। अब हमारा कोर्स अपडेट हो गया है, आप मेरे से सीख के जाओगे तो 5 साल बाद भी कोर्स यही रहेगा। बैक टेस्टिंग करवाऊंगा 20 साल पहले की, जो चार्ट आप कहोगे उसमें आपको एंट्री दिखेगी। आपने बोला सर 2008 का चार्ट निकालो, रिलायंस का, विप्रो का, 2012 का चार्ट निकालो, आपको उसमें साइकोलॉजी की एंट्रियां भी दिखेंगी और सेटअप की भी दिखेंगी। तो उससे ऊपर क्या है फिर? उसके ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और आपका कोर्स कभी बदलता भी नहीं है? नहीं सर, कोई अपडेशन नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। लिक्विडिटी और साइकोलॉजी को समझ लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि लिक्विडिटी जो है वो रियल किंग ऑफ द मार्केट है। बिना लिक्विडिटी के प्राइस अपना रियल मूव कभी नहीं लेके आता। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, आपने आप ही के मुंह शायद मैंने सुना है कि अनलर्निंग, लर्निंग के साथ अनलर्निंग ज़रूरी है। ये क्या हुआ? देखो सर, आप ना पूरी लाइफ में हमेशा सीखने की तरफ ध्यान देते हो, कुछ और नया सीख लिया। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कई लोग आपको समझाते हैं कि अपना पास्ट को छोड़ दो, जो बुरी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, है ना? तो अब ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख ली हैं कि आप और सीखना चाहते हो और सीखना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, आपका माइंड डिस्टर्ब कर रही हैं, या बहुत सारा आप सीख रहे हो, उसको भूलना बहुत ज़रूरी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब जब आपको लगता है कि यार ये सेटअप साइकोलॉजी मैंने सीख ली है, ये वर्क कर रही है पूरी मार्केट में, तो जो चीज़ें आपने पहले सीख रखी हैं अगर उनको पकड़ के बैठोगे तो फिर कभी आप वो देख के ट्रेड ले लोगे। एक मेरे स्टूडेंट है पुणे में, तो वैसे फ्रेंड भी थे 12-13 साल पहले से, तो उनको मैंने जब सिखा दिया तो 10-15 दिन बाद वैसे ही फॉलोअप के लिए किसी और काम से फ़ोन पे बात हुई, तो वो ट्रेड मुझे भेजते थे कि सर ये देखो ये ट्रेड है, ऐसा ट्रेड है। एक ट्रेड की, एक चार्ट की फ़ोटो उन्होंने मुझसे शेयर की, तो मैंने बोला यार ये तो गलत है, हालांकि उसमें प्रॉफिट था उनको। तो बोले नहीं मेहुल भाई, आपको नहीं पता, जो चीज़ें आपने सिखाई हैं वो, और प्लस मैंने जो इकट्ठी की हैं 12-13 साल में, दोनों को मिक्सअप कर दिया मैंने, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने फ़ोन रखा और मैंने अपने आप को बोला कि 10-12 दिन में फ़ोन ज़रूर आएगा, क्योंकि जब आप 2 नावों पे सवार होते हो, जो अभी सीखा है वो और जो पहले गलत सीखा है वो भी कभी कभी वर्क करता है, तो आपको लगेगा यार इसको देख के यार ट्रेड ले लेता हूँ जो मैंने 5 साल पहले सीखा था, या कोई पैटर्न देख के ट्रेड लेते हो। तो अगर आप सही चीज़ सीख बैठे हो या सही चीज़ सीखना चाहते हो, तो आपको चीज़ें भूलनी भी पड़ेंगी, छोड़ना पड़ेगा जो चीज़ें वर्क नहीं करती या कम वर्क करती हैं, या कंफ्यूजिंग है आपके माइंड में बहुत सारा कि नहीं यार इसको भी देखूं, ये भी देखूं, इंडिकेटर भी देखूं, चार्ट पैटर्न भी देखूं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करूं, तो उसको भूलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे बातें करके मज़ा आया। थैंक यू और सर, उम्मीद बहुत है अच्छा कि लगा। जो देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी आपके हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डलवा दूंगा। जी सर। लोग आपसे ज़रूर कनेक्ट करना चाहेंगे, आपकी बातें अच्छी लगी होंगी उनको, मैं मानता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मेहुल जी, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।